अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोचिंग माइंड्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बाइपोलर डिसऑर्डर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है जी बाइपोलर डिसऑर्डर, फॉर्मली कॉल्ड मैनिक डिप्रेशन, is a mental health condition that causes extreme mood swings that include emotional highs, mania और hypomania and lows depression। बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसको फॉर्मली हम मैनिक डिप्रेशन का नाम भी देते हैं, और ये ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है या ऐसा डिसऑर्डर आप इसको कह सकते हैं कि जिसमें बहुत एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गुस्सा है तो बहुत शदीद, अगर खुशी है तो बहुत ज़्यादा। मतलब जो नॉर्मल इंसान जितना खुश या जितना गमगीन होता है उससे कहीं ज़्यादा इनका इंटेंसिटी होती है इनके इमोशंस की, जो इस डिसऑर्डर का शिकार लोग होते हैं। इसमें मैनिया और हाइपोमेनिया इंक्लूडेड है। यानी कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हाई पे चला जाता है, एक्सट्रीम चला जाता है, तो उनमें सिम्टम्स मैनिया या हाइपोमेनिया के आते हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, जिसकी आप उसको देखें, आपको मैनिया और हाइपोमेनिया के बारे में भी डिफरेंस पता चल जाएगा। और अगर बहुत कम है, मतलब उसकी इंटेंसिटी अगर थोड़ी कम है, तो उसमें डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स आ रहे होते हैं या डिप्रेसिव एपिसोड्स आती हैं। When you become depressed, you may feel sad or hopeless and lose interest or pleasure in most activities. When your mood shifts to mania or hypomania, less extreme than mania, you may feel euphoric, feeling intense excitement and happiness, full of energy or unusually irritable. These mood swings can affect sleep, energy, activity, judgment, behavior and the ability to think clearly. अगर आप डिप्रेस्ड होते हैं तो आप सैड या होपलेस फील करते हैं, और आपका जो इंटरेस्ट होता है या कुछ प्लेयर्स होते हैं किसी एक्टिविटी में, या जो इंटरेस्ट आप ले रहे होते हैं वो बिल्कुल कम होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि हम लो मूड की तरफ चले जाते हैं, हम खामोश रहना पसंद करते हैं, और मतलब ज़्यादातर ये होता है कि उसमें रोना और ये चीज़ें आ जाती हैं डिप्रेसिव मूड्स जो होते हैं या डिप्रेसिव एपिसोड्स में। लेकिन अगर हमारा मूड, यहाँ आप देख लें कि जो डिसऑर्डर है जिस इंसान को या जो भी पेशेंट है उसको अगर बाइपोलर का है मसला, बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो उसका मूड शिफ्ट टू मेनिया और हाइपोमेनिया। या वो मेनिया की तरफ चला जाएगा और या फिर हाइपोमेनिया। मेनिया इज़ मोर स्वेयर देन हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन मेनिया बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है और स्वेरिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे कि आपको इधर नज़र भी आ रहा है कि लेस एक्सट्रीम देन मैनिया, कि हाइपोमेनिया जो है वो मैनिया की निस्बत थोड़ा कम है, उसकी एक्सट्रीम पे वो इतना नहीं होता। यू मे फील यूफोरिक, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, मतलब पीक पे चले जाना नॉर्मल रूटीन से हट के, और फुल ऑफ एनर्जी और अनयूजुअली इरिटेबल। और जब मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ आएँ तो अनयूजुअली इरिटेबल, यानी कि बग़ैर किसी वजह के इरिटेट होना किसी भी बात से, यानी कि कोई बात है ही नहीं ऐसी इरिटेट होने वाली, लेकिन उनके इमोशंस चूँकि इतने इंटेंस हुए हुए होते हैं, इतनी पीक पे चले जाते हैं, इतने हाई होते हैं मूड स्विंग्स, के ज़रा सी बात भी उनको इरिटेट कर रही होती है। तो ये मूड स्विंग्स जो हैं वो हमारी स्लीप को, एनर्जी को, एक्टिविटी को, जो बिहेवियर हैं या हमारी जो सोचने की एबिलिटी होती है, हमारी थिंकिंग एबिलिटी, उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और जितनी भी हमारी इर्द गिर्द की हमारे लोगों के साथ सोशलाइजेशन होगी, या जितने भी हम आपस में फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वो सब हमारी जो लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। Although bipolar disorder is a lifelong condition,
You can manage your mood swings and other symptoms by following a treatment plan. In most cases, bipolar disorder is treated with medications and psychological counseling या psychotherapy. बाइपोलर जैसे कि बहुत स्वेर है और ये लाइफ लॉन्ग इलनेस होती है, यानी कि ये अगर एक दफ़ा किसी बंदे को डिसऑर्डर हो गया है तो ये ठीक नहीं होता, ठीक इस तरह से कि मुकम्मल तौर पे वो बंदा दोबारा अपनी उस मेंटल कंडीशन पे कभी भी नहीं आएगा जिस तरह वो पहले था या जितनी नॉर्मल रूटीन में हम होते हैं, ठीक है। वो मतलब अगर वो इंसान ख़ुद कोशिश करता है कि उसे उस ट्रॉमा से या इस कंडीशन से बाहर निकलना है तो वो ज़रूर आ सकता है, यानी कि जब तक वो उसकी अपनी एफ़र्ट नहीं करेगा या इस चीज़ को अपने ऊपर तारी नहीं करेगा कि मतलब मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इंसान इस चीज़ से बाइपोलर डिसऑर्डर से भी लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर वो ये मतलब इतनी स्वेरिटी हो गई है तो फिर मेडिकेशन या जो साइकोथेरेपी होती है वो इसको कंट्रोल कर देती है, यानी कि इसकी इंटेंसिटी थोड़ी पहले से कम हो जाती है। यानी कि मेडिकेशन से ये होगा कि उसकी माइंड को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगी, क्योंकि जितनी भी हमारी मेंटल डिसऑर्डर्स की मेडिसिन होती हैं या उनका मकसद यही होता है कि इंसान को सुकून मिले। जैसे ही आपको जहनी सुकून मिलेगा, आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपको नींद भी आएगी, आपकी एक्टिविटीज़ भी थोड़ा बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, आप थोड़े फ्रेश फील करने लग जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। तो मतलब इसमें ये कह लें कि इसका कोई ट्रीटमेंट है या ये एक डिसऑर्डर बिल्कुल ठीक हो जाने वाला है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी मेडिकेशन या ट्रीटमेंट मौजूद है। आप अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, साइकोथेरेपी करवा रहे हैं और जो पेशेंट है वो अगर ख़ुद ये चीज़ को ये चाह रहा है कि वो इस डिसऑर्डर से बाहर निकले तो वो ज़रूर निकल सकता है। ये इंसान की अपनी एफ़र्ट पे डिपेंड करता है। अगर हम किसी भी ट्रॉमा में चले जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर आएंगे, हमने इस अपने ऊपर कैसे इन फीलिंग्स को ओवरकम करना है। तो ये जो भी पेशेंट है या जिस भी इंसान को ये डिसऑर्डर है, इस पर डिपेंड करता है, फुली डिपेंड है कि वो कैसे इस चीज़ से बाहर आ सकता है मेडिकेशंस और साइकोथेरेपी लेने के साथ साथ। सिम्टम्स की तरफ आते हैं जी कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। दे में इंक्लूड मैनिया और हाइपोमैनिया एंड डिप्रेशन. Symptoms can cause unpredictable change in mood and behavior, resulting in significant distress and difficulty in life. अब इसमें यह है कि इसकी सेवरल टाइप्स हैं, बहुत सी टाइप्स हैं बाइपोलर और इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स की। कुछ का जिक्र तो हम इस आने वाली वीडियोस में ज़रूर करेंगे, और अगर नहीं हो सका तो आप काइंडली इनको स्टडी करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई पता चलेंगी कि इनकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं मेंटल डिसऑर्डर्स की, जिनमें मैनिया और हाइपोमैनिया या डिप्रेशन जो है वो इंक्लूड है। मतलब ये कॉमन टाइप्स हैं जो मैनिया, हाइपोमैनिया और डिप्रेशन है। इनके जो सिम्टम्स हैं वो इस तरह होगा कि अनप्रिडिक्टेबल हैं, कोई पता नहीं है कि कभी क्या होने वाला है, मतलब नेवर नोज़। हमें नहीं पता कि जो हमारे सामने बंदा बैठा है उसको कोई स्विंग्स आने वाले हैं, उसके मूड स्विंग्स आ जाएंगे या उसके बिहेवियर में अभी कोई बैठे बैठे चेंज आ जाएगा, कौन सी बात उसको बुरी लग गई है। ऐसे बंदे के या ये जो पेशेंट होते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के या मैनिया या हाइपोमैनिया के, इनके सामने आपको नहीं पता कि हमने कौन सी बात की है और इनका मूड फ़ौरन से बदल गया या इनके बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो गया, कौन सी बात इनको नई मतलब ट्रिगर कर गई है, ठीक है। वो ट्रिगरिंग एपिसोड्स वाला सीन हो जाता है कि जी अब ट्रिगरिंग एपिसोड हो गई है, उन पे ट्रिगर कर किया वो बात, ठीक हो गया। अब अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, ठीक है, इनके मूड स्विंग्स हैं, नहीं पता होगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। नहीं, आप जज ही नहीं कर सकते, आप बैठे बैठे नहीं बता सकते कि इनके मूड में अभी क्या तब्दीली आने वाली है। बिहेवियर्स फ़ौरन बदल जाते हैं और इसके नतीजे में क्या होगा कि डिस्ट्रेस होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे और इनकी जो ज़िंदगी में बहुत सारी फिर मुश्किलात आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो सामने वाला बंदा है वो ये हर बंदा नहीं समझता कि इस अगले को कोई डिसऑर्डर है या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, और ना ही इस चीज़ को
इतना कंसिडर किया जाता है आजकल कि कोई मेंटल डिसऑर्डर है या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उनको मतलब उनके ओवरकम किया जाए, उनके बारे में किसी से डिस्कस किया जाए या साइकोथेरेपीज़ करवाई जाएं। लोग इस चीज़ की तरफ नहीं आते क्योंकि ये या कोई सुनने वाला यही कहता है कि ये तो पागल है। लेकिन हर बंदे के साथ ऐसे इश्यूज़ जैसे कि हमारी फ़िज़िकल इलनेस होती है, इसी तरह मेंटल इलनेस भी मैटर करती है और इसका बर वक्त इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट ले लें अपने किसी भी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास, अच्छे साइकोथेरेपिस्ट के पास आप ज़रूर जाएं और अपनी मेंटल हेल्थ कंडीशंस के बारे में बताएं ताकि आपका टाइमली इस चीज़ को आप ओवरकम कर सकें। तो मतलब ज़िंदगी मुश्किल इस तरह से है कि सोशलाइजेशन फिर आप नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है इससे। लोग अगले बंदे मतलब मिलने के लिए यही सोचते रहेंगे कि अब पता नहीं इस बंदे का मूड कब बदल जाता है, क्योंकि अनप्रडिक्टेबल है ना, पता तो नहीं है ना कि आपका मूड अभी ठीक है और अगले ही लम्हे में क्या हो जाएगा। तो ये चीज़ें आ जाती हैं, उनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। बिज़नेस लाइफ है, एम्प्लॉयमेंट है उनकी, या स्कूल में अगर बच्चों में है या टीनेजर्स में है, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत इफ़ेक्ट होती है। इस तरह की ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। अब बाइपोलर डिसऑर्डर के भी देखें जी, बाइपोलर 1 है और बाइपोलर 2 भी हम आगे देखेंगे। तो बाइपोलर 1 में क्या है, पेशेंट हैड एटलीस्ट 1 मैनिक एपिसोड that may be preceded or followed by hypomanic or major depressive episodes. In some cases, mania may trigger a break from reality. अच्छा, अब इसमें ये है कि जो इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, यानी कि इसको डायग्नोज करने का क्राइटेरिया, वो इसमें ये है जी कि पेशेंट को एटलीस्ट एक मैनिक एपिसोड आई भी हो या फिर हाइपोमैनिक या मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स भी हुई हों, तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि इस पेशेंट को बाइपोलर 1 डिसऑर्डर है। यानी कि हम इसका डायग्नोस्टिक, हर चीज़ को डायग्नोज करने का एक क्राइटेरिया होता है। हम वैसे किसी को नहीं कह देते कि फ़लाँ बंदा बाइपोलर 1 डिसऑर्डर का शिकार है या बाइपोलर 2 का है या इसको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ऐसे नहीं होता। हर चीज़ को डायग्नोज करने का एक क्राइटेरिया है जो साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट होता है वो बखूबी जानता है कि कौन सा एपिसोड या कौन से सिम्टम्स हमारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं और हमने इस बंदे को डायग्नोज करके देना है कि आपको फ़लाँ डिसऑर्डर है। जैसे भी आप कोई भी फ़िज़िकल इलनेस के लिए भी जाते हैं तो डॉक्टर आपको पूरी आपसे केस हिस्ट्री पहले वो आपकी नोट करते हैं, देन आपको बताते हैं कि जी आपको ये इलनेस है या ये आपकी बीमारी है। तो इसी तरह मेंटल इलनेस जो है वो कुछ हद तक मुश्किल भी है उसको डायग्नोज करना, क्योंकि अगले की को हम वैसे ही नहीं कह सकते कि आपको फ़लाँ डिसऑर्डर है जी और अगले को वो हो ही नहीं। हमें बहुत डीपली उस चीज़ को एनालिसिस करना होता है, केस हिस्ट्री लेनी होती है, देन वी डायग्नोज के जी आपको ये डिसऑर्डर है, हम लिख के देते हैं। तो ये चीज़ आ जाती है कि इसमें हमें बहुत सी चीज़ें या सिम्टम्स हमें नोट करने हैं। फिर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मैनिया में ट्रिगर अ ब्रेक फ्रॉम रियलिटी, यानी कि उसमें फिर एक ट्रिगर ये आ सकता है कि रियलिटी से वो कट ऑफ हो गया है। जो पेशेंट है उसमें एक ये भी एपिसोड आई हो कि वो रियलिटी से कट ऑफ हो गया, उसको रियलिटी से यानी कि वो बहुत दूर चला गया है, वो रियल लाइफ में रहा ही नहीं। तो उसको साइकोसिस का नाम भी देते हैं। साइकोसिस और न्यूरोसिस के डिफरेंस की भी वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे, तो आप प्लीज़ उसको भी वॉच कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। हैड एटलीस्ट 1 मेजर डिप्रेसिव एपिसोड एंड एटलीस्ट 1 हाइपोमैनिक एपिसोड बट यू हैव नेवर हैड अ मैनिक एपिसोड। अब इसमें देखें तो इसमें यह है कि एटलीस्ट मेजर डिप्रेसिव एपिसोड एक होनी चाहिए और हाइपोमैनिक एपिसोड भी एक होनी चाहिए, लेकिन आपको मैनिक एपिसोड कभी भी ना आई हो। तो ये बाइपोलर 2 डिसऑर्डर का क्राइटेरिया है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। इस बेस पे हम किसी को भी डायग्नोज करेंगे कि इसको बाइपोलर 2 डिसऑर्डर है।
हम बाइपोलर 1 या बाइपोलर 2 हम इसलिए कहते हैं कि उनके सिम्टम्स में कुछ थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं, तो हम उन डिफरेंसेस को देखते हुए बाइपोलर 1 या बाइपोलर 2 का नाम दे देते हैं इन चीज़ों को। नेक्स्ट है जी साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, had at least 2 years or 1 year in children and teenagers of many periods of hypomania symptoms and periods of depressive symptoms, though less severe than major depression. अच्छा, अब इसमें ये है कि ये टीनेजर्स या चिल्ड्रन में ज़्यादातर होता है, बच्चों में या टीनेजर्स में, ठीक है। तो इसका ये है कि 2 साल इसका है बेसिक क्राइटेरिया कि 2 साल तक आपको या 1 साल में बच्चों में या टीनेजर्स में उसके हाइपोमेनिया की बहुत सी एपिसोड्स या सिम्टम्स आए हों, ठीक है, या फिर डिप्रेसिव सिम्टम्स आए हों। और जो डिप्रेसिव सिम्टम्स भी हैं वो लेस स्वेयर होंगे मेजर डिप्रेशन के सिम्टम्स से, ठीक है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स से थोड़ी सी स्वेरिटी कम हो, ठीक हो गया। अदर टाइप्स these include for example bipolar and related disorder induced by certain drugs or alcohol or due to a medical condition such as Cushing's disease, serious condition of an excess of the steroid hormone cortisol in the blood level, multiple sclerosis, disabling disease of the brain and spinal cord या central nervous system और stroke. अब ये जो अदर टाइप्स हैं वो इस तरह से हैं कि उनमें आ जाता है कि उसके बाइपोलर या रिलेटेड डिसऑर्डर में ड्रग्स या अल्कोहल जो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, ड्रग्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो उससे हो जाता है, या फिर किसी मेडिकल कंडीशन से, ठीक है। जैसे कि कुछ लोगों को कशिंग्स डिज़ीज़ होती है जो कि जैसे कि यहाँ पे बताया है कि सीरियस कंडीशन है, स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं उनका लेवल ब्लड में जब बढ़ जाता है, ठीक है, हमारे नेचुरल कुछ हार्मोन्स हैं ना बॉडी के अंदर, तो अगर उनमें कोई चेंज आएगा तो डेफिनेटली हमारी माइंड पे, हमारी बॉडी पे बहुत से चेंज आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से हमारी बॉडी में कितने चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, हमारी हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, या कुछ लोगों का वेट कम होना शुरू हो जाता है। ग्लैंड्स या हार्मोन्स बहुत ज़्यादा मतलब इनकी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं ये चीज़ें। तो इसी तरह अगर स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं या उनका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो ब्लड में अगर बढ़ जाए तो भी ये डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। और या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जैसे डिसेबलिंग डिजीज़ है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की, कि अगर आपका ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में कोई डिसेबिलिटी आ गई है किसी चोट की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो आपका काम करना छोड़ गया है, उस तरीके से काम नहीं कर रहा जिस तरीके से कुदरती तौर पे करता है, तो उससे भी ये डिज़ीज़ कॉज हो सकती है, मेंटल इलनेस कॉज हो सकती है, और या फिर स्ट्रोक, कोई ऐसा जैसे कुछ लोगों को फालिज का अटैक आ जाता है, ठीक है, कुछ लोगों को मतलब कोई जहनी ऐसी चोट आ जाती है, दिमागी चोट आ जाती है या कुछ भी है, तो ऐसे लोगों को जो है ना, या ब्रेन हैमरेज हो जाता है, जो ठीक तो हो जाता है, मतलब रिकवरी हो जाती है, लेकिन यह है कि आपके माइंड में एक या आपकी जो ब्रेन की कुछ वेन्स हैं या कुछ ऐसे मसल्स हैं जो कि डैमेज हो गए हैं, तो वो आपको ये डिसऑर्डर कॉज करने में होते हैं। Bipolar 2 disorder is not a milder form of bipolar 1 disorder but a separate diagnosis. अब bipolar 2 जो है वो माइल्डर नहीं है, उसकी मतलब ये ना आप कह सकते हैं कि जी ये इसकी माइल्डर फॉर्म है तो इसलिए इसको bipolar 2 का नाम दिया गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी डायग्नोसिस अलग हैं। जैसे कि हमने पीछे देखा ना कि उसके सिम्टम्स या एपिसोड्स डिफरेंट होना लाजमी है, ठीक है, उनके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अलग अलग हैं। While the manic episodes of bipolar 1 disorder can be severe and dangerous, जबकि मैनिक एपिसोड जो बाइपोलर 1 में मैनिक एपिसोड्स हैं वो ज़्यादा डेंजरस होंगी या स्वेयर होंगी। Individuals with bipolar 2 can be depressed for longer periods which can cause significant impairment. और जो bipolar 2 में जो पेशेंट है वो ज़्यादा लंबे अरसे तक डिप्रेस रहते हैं,
उनका डिप्रेशन बहुत लंबे अरसे तक रहता है। तो जो कि सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट्स या हमारे ये कह लें कि बहुत से सिम्टम्स जो हैं वो सामने वाज़िया हो जाते हैं उससे, या चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं बिहेवियर में, मूड्स में। तो ये चीज़ आ जाती है। इन दोनों को डिफरेंस इनमें ये है, मतलब इनकी डायग्नोसिस सेपरेट है, लेकिन स्वेरिटी इनकी हम ये नहीं कह सकते कि बाइपोलर 1 बहुत स्वेयर है और बाइपोलर 2 उससे कम या माइल्ड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Although bipolar disorder can occur at any stage, मतलब ये हर एज, किसी भी एज पे ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं कोई बूढ़ा बंदा है उसको होगा या कोई बच्चा है उसको होगा, टीनेजर, इसके लिए कोई स्पेसिफिक एज नहीं है, किसी भी एज में हो सकता है। टिपिकली इट डायग्नोज इन द टीन एज ईयर्स और अर्ली 20s, और मोस्टली ये टीन एज जो होती हैं ईयर्स उनमें या अर्ली 20s में ये डायग्नोज हो जाता है। सिम्टम्स कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड सिम्टम्स में वेरी ओवर टाइम, और ये इसके सिम्टम्स जो हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, हर बंदे के मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिसमें से कुछ एक बंदे में कुछ सिम्टम्स होंगे, दूसरे बंदे में उससे मुख्तलिफ सिम्टम्स होंगे। लेकिन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमें अगेन वही बात आ जाती है कि हमें टाइम पीरियड, एपिसोड्स, ये सब देखना होता है कि एक बंदे में अगर इतनी एपिसोड्स या इतनी बार आया है या इतने साल से हो रहा है तो दूसरे में कितने टाइम में हो रहा है। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमें पता होना चाहिए किसी को भी डायग्नोज करते हुए। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो टाइम पे भी डिपेंड करते हैं कि कितने टाइम में, अब अगर स्टार्ट हुआ है तो इतनी स्वेरिटी नहीं होगी, ठीक है, सिम्टम्स की, लेकिन या कम होंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ज़्यादा होते जाएंगे तो इनकी स्वेरिटी भी बढ़ती जाएगी या सिम्टम्स में इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी या ज़्यादा होते जाएंगे। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना मत भूलें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।